गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हेनरी फुएल के आगे की प्रिंसिपल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिफ्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसमें कहा गया है हेनरी फुएल के हिसाब से बोला गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य रहता है, एक प्लान रहता है, ठीक है। और उसको उस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए जितने भी एम्प्लॉइज़, बहुत सारे जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, मेंबर्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सेम डायरेक्शन में उनका एफर्ट्स होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए, ताकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है, वो उद्देश्य है, वो अचीव हो जाए, ठीक है। और इसमें ये कहा गया कि अगर सब एक डायरेक्शन में चलेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन भी होगा और कोऑपरेशन भी रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है इनने कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, कॉस्मेटिक भी बनाती है, मेडिसिन्स भी बनाती है, कन्फेक्शनरी आइटम भी बनाती है, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कॉस्मेटिक वाले का ये कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ ये सोचे कि मेरा कॉस्मेटिक जो डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा उन्नति करे और बाकियों को वो अवॉइड करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब को अपना मतलब ये डिपार्टमेंट पे तो ध्यान देना ही चाहिए, पर मेन उद्देश्य उनका क्या होना चाहिए कि जो उनका मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसका उद्देश्य अचीव होना चाहिए। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट अचीव को ही सिर्फ ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड में अंतर क्या होता है। हमने यूनिटी ऑफ कमांड का वन बॉस स्कीम पढ़ा था ना, कि ऑर्डर रिसीव होना चाहिए सिर्फ एक ही बॉस से, एक से ज़्यादा बॉस से अगर मिलता है तो कन्फ्यूजन होता है, तो एम्प्लॉयज़ को समझ में नहीं आता किसका सुने और किसका ना सुने, ठीक है। तो दोनों में अंतर। और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो अब भी समझाया है। तो द प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन, इसमें क्या बोला गया है, सबसे ज़्यादा जोर काय पे दिया कि एक बॉस होना चाहिए एक सबऑर्डिनेट के ऊपर, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, इंसिस्ट ऑन वन यूनिट और डिवीज़न ऑन वन प्लान, ठीक है। इस प्रिंसिपल में बोला है कि क्या है, सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया गया है, एक प्लान होना चाहिए। मेन पर्पस क्या है यूनिटी ऑफ कमांड का, कि कन्फ्यूजन दूर हो, क्योंकि एक से ज़्यादा बॉस रहेंगे तो कन्फ्यूजन होगा ना, किसकी सुने एम्प्लॉइज़ और किसकी ना सुने। और कभी कभी तो क्या होता है, जैसे दो तीन जो बॉस रहेंगे और क्या होगा, वो एक साथ ऑर्डर देंगे तो वो सोचेगा कि किसकी सुने और किसकी ना सुने। और अगर एक की सुनता है तो दूसरे का ईगो क्लैश होता है, ठीक है, और वो उसे डांटने लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ क्या, ठीक है। तो अवॉइड करने के लिए कन्फ्यूजन और फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस उद्देश्य से यूनिटी ऑफ कमांड को डेवलप किया गया है। और प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में इसलिए कि ये प्रिंसिपल इसलिए बनाया गया है कि सब मिलकर एफर्ट करें, ठीक है, ताकि मेन ऑब्जेक्ट अचीव हो। और प्रिंसिपल इज़ रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ विथ क्लियरिटी इन माइंड। ये प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, जब एक ही व्यक्ति बताएगा सब कुछ तो उनके माइंड में क्लियर रहेगा कि बस हमें यही करना है, ठीक है। और ये प्रिंसिपल रिलेटेड है फंक्शनिंग से, ऑर्गेनाइजेशन का होल जो फंक्शनिंग रहता है ऑर्गेनाइजेशन का वो, ठीक है। ये प्रिंसिपल जो यूनिटी ऑफ कमांड से क्या होगा, सिस्टमेटिक वर्किंग रहेगी। कोई दूसरा, एक बॉस ये बोल रहा, दूसरा बॉस ये बोल रहा, तो उससे क्या होगा, सिस्टमेटिक नहीं होगा। लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड में वन बॉस ही रहेगा, तो एक ही बॉस इंस्ट्रक्शन देगा, जिसके कारण सिस्टमेटिक वर्किंग रहेगी और जिसके कारण एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी उसकी, और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, अभी हमने पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेशन रहेगा एम्प्लॉयज़ के बीच में। अब देखिए नेक्स्ट प्रिंसिपल के, देखिए सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल में बोला गया है, जो अंडरलाइन किया आप वही पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रिंसिपल में बोला गया है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं सबके अलग अलग उद्देश्य रहते हैं। मैंने पहले बता चुकी हूँ आपको, सबका अलग अलग उद्देश्य, किसी का सैलरी, किसी का प्रमोशन, किसी का कुछ और रहता है, ठीक है। तो सबका उद्देश्य अलग अलग रहता है। अगर और ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य कुछ और रहता है।
अगर इन दोनों का उद्देश्य अगर सेम रहता है, यानी इंडिविजुअल से मतलब है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य अगर सेम रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इन दोनों का उद्देश्य अलग अलग रहता है तो दिक्कत होती है। ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयज़, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा तभी इंडिविजुअल यानी एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों के उद्देश्य अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो ऐसी कंडीशन में और इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी एम्प्लॉयज़ को अपना उद्देश्य को सेक्रीफाइस करके ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को अचीव करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे एग्जांपल ये दिया हुआ है, अगर एम्प्लॉयज़ का ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ का उद्देश्य क्या रहता है, इंडिविजुअल से मतलब एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ का उद्देश्य ज़्यादातर क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे तनख्वाह मिले, ठीक है, तो ज़्यादातर ये उद्देश्य रहता है ना। तो इसमें एग्जांपल दिया कि इंडिविजुअल मतलब एम्प्लॉयज़ का उद्देश्य क्या है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, लेकिन कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, ठीक है, और वो तो ये सोच रही है, इतनी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो गई कि वो तो ये सोच रही है कि जो एक्स्ट्रा वर्कर हैं उनको हटा दिया जाए, या तो हटा दिया जाए और या तो उनकी जो वेजेस है पहले से कम कर दी जाए, क्योंकि हम नहीं दे सकते, या तो आप कम में करो और या तो फिर आप जा सकते हो, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब उसे समझ में आ रहा है कि कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है तो उसे क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में उसे थोड़ा सा अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या करना चाहिए, सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगी वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आएगी, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है, तो वो अपने आप ही उसका मतलब क्या करेगी, सैलरी या वेजेस जो भी डिमांड करता है वो बढ़ा देगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन। इस प्रिंसिपल में कहा गया है कि जो जैसा, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी जो इसमें दिया है, थोड़ा सा मैं मन से बताती हूँ इसके बारे में। रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन, इस प्रिंसिपल में कहा गया है जो जैसा काम करे उसे वैसी तनख्वाह मिलना चाहिए। जो अच्छा काम करता है, जो मतलब ये जैसे ऑफिस का टाइम 10 बजे है, वो 9 कई जो बहुत काम में बहुत ध्यान देते हैं तो वो पहले से ही आके अपना काम मतलब जल्दी से आएंगे और देर तक काम, 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, लेकिन देर तक 6 बजे तक, 7 बजे तक या और देर तक काम करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे, ठीक है, लेकिन कोई डिमांड भी नहीं करेंगे आपसे ज़्यादा वेजेस की। तो ऐसे, और कुछ वर्कर ऐसे रहते हैं कि लेट आते हैं और जैसे ही 5 बजे वो घड़ी ताकते रहते हैं कि जैसे ही टाइम हो और फट से अपना बैग पैक कर, मतलब ये अपना सामान लेके और बाहर जाएं, अपना टिफ़िन विफ़िन लेके बाहर जाएं, ऑर्गेनाइजेशन से अपने घर जाएं, ठीक है। तो जो ज़्यादा एफर्ट करता है तो उसे ज़्यादा सैलरी मिलना चाहिए, और जो कम, ठीक है, और जो अच्छा काम करता है उसे ज़्यादा तनख्वाह मिलना चाहिए, और उनके कंपैरिजन में जो अच्छा काम नहीं करता है, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, अगर क्योंकि एम्प्लॉयज़ अगर उनको कम दिया जाएगा सैलरी तो असंतुष्ट वर्कर कभी असंतुष्ट वर्कर जो रहेंगे कभी भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन योगदान नहीं देंगे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो जो जैसा काम करता है उस हिसाब से उनको सैलरी मिलनी चाहिए। थैंक यू।